हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। और स्वागत करता हूं मैं आपका CUET UG की लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें कि आपके दो चैप्टर्स आ जाते हैं। पहला है धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब चूँकि हमने विद्युत धारा के बारे में सारी बातें कर ली थी, आज हम बात करेंगे कि जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, उस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हमें एक और नया क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने पाया कि अगर एक धारावाही तार लिया जाए और इस तार के पास में एक कंपास सुई में रख देता हूँ। चूँकि ये तार किसी बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर मैं कहूँ कि यदि इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है तो इस सुई पर क्या प्रभाव देखने को मिला। इस सुई में हमें विक्षेप देखने को मिला। विक्षेप इस सुई में कब मिलता है? जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। हमें चुंबकत्व के बारे में देखो पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था कि भाई पृथ्वी के अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकत्व पाया जाता है, जो चिपक जाते हैं, लोहे से चिपक जाते हैं। हमें वहाँ से आइडिया था, इसलिए हमने एक चुंबकीय सुई बना रखी थी, कंपास जिसे हम कहते हैं, जो कि हमें रास्ता दिखाने के लिए काम आता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइन होकर हमें रास्ता दिखाता है। अब अगर इसे किसी चालक तार यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके पास रखा जाए तो उसमें विक्षेप प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि उस तार के कारण कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा। अब ओर्स्टेड ने इन प्रयोगों से काफ़ी निष्कर्ष लिए। पहला निष्कर्ष तो ये लिया कि अगर धारा का मान 0 है, धारा का मान 0 है, तो किसी भी प्रकार का विक्षेप हमें प्राप्त नहीं होता है, यानी नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। अब अगर वो धारा प्रवाहित करता है तो धारा प्रवाहित होते ही इसके अंदर विक्षेप देखने को मिलता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अब उत्पन्न हुआ है। और तीसरा उसने नोटिस किया कि अगर धारा की दिशा बदली जाए, धारा की दिशा बदली जाए, तब भी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भी बदलती है, यानी विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है जब धारा की दिशा को बदला जाए। यानी कि यहाँ से हमें इस बात का आइडिया लग जाता है कि किसी भी तार में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिटेल से जानते हैं कि यह किस प्रकार होता है और इसका मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो बात करें अगर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ली थी। हमने जान लिया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग में पता है कि जब आवेश स्थिर रहता है, जब आवेश का वेग 0 होता है, तब वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो या नियत चाल से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का संबंध आवेश के गतिमान होने से है। तो अगर मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेश को, जैसे मैंने एक धारावाही तार के कारण हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को गतिमान किया जाए, तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी परिभाषा कैसे दी जाए। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमने बल से ज्ञात किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर इसका मान भी चुंबकीय बल के द्वारा ही ज्ञात करना चाहेंगे। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश, पहली कंडीशन यह है कि यह लंबवत प्रवेश कर रहा है। हम बाद में इनके सारे केसेस की बात कर लेंगे कि भाई ये अगर लंबवत ना करे तो क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि यह v वेग से गतिशील है, जो कि क्या है, नियत है। ये दो कंडीशन हम लेते हैं। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गतिमान होता है तो उस पर बल लगता है, फोर्स, और उस बल का मान कितना हो जाएगा,
बल बराबर हो जाएगा, पहला बल तो लगेगा उसके विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि आवेश है तो उस पर बल लगेगा, और दूसरा बल लगता है उस पर Q इंटू वी क्रॉस बी। इतना फोर्स लगता है चुंबकत्व के कारण, इतना फोर्स लगता है विद्युत के कारण, और ये टोटल बल हो जाता है उस गतिशील आवेश पर लगने वाला कुल बल, जिसे हम कहते हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल। ये वाला भाग है इसका विद्युत बल, और ये है इसका चुंबकीय बल। यानी अगर मैं कहूं कि कुल फोर्स कितना होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है, इसलिए हमने लिखा कि जब हमें पता है कि एफ एम का जो मान है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर, और यहां से हम जानते हैं कि ये दो सदिशों का क्या है, सदिश गुणनफल है, इसलिए एफ एम इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, इसका परिमाण जो है वो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, जो कि इसका परिमाण दर्शाता है। अब चूंकि हमने कंडीशन ली है कि अगर हम लंबवत प्रवेश कर रहे हैं तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, यानी एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, जो कि बेसिकली ये मैक्सिमम मान को भी दर्शाता है, इसका अधिकतम मान भी इतना ही होगा। अब यहां से हम बी की वैल्यू बार फाइंड आउट करें तो बी हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी। ये सिमिलर इसकी तरह फॉर्म आ गई है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बल पर निर्भर करेगा, आवेश के मान पर निर्भर करेगा, और वेग पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। यहाँ से इसका मात्रक अगर मैं कहूँ तो मात्रक कितना हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन, आवेश का होता है कुलाम, और वेलोसिटी होती है मीटर प्रति सेकंड, या फिर इस मीटर अपॉन सेकंड को मैं यहाँ रखूँ, कुलाम प्रति सेकंड क्या होता है, एम्पियर, यानी न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। फ्लक्स की परिभाषा से भी इसका एक और मात्रक होता है, जो कि होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जो कि हम चुंबकीय फ्लक्स में भी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर बात की है इसलिए हम इसकी भी तुलना कर लेंगे। और अगर मैं कहूँ कि इसकी विमा कितनी हो जाएगी, तो देखिए विमा हम ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन की कितनी होती है, m1 L/t-2 अपॉन ए के लिए कितनी हो जाएगी, a, और m यहाँ पर है मीटर, यानी हो गया l, यानी इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m/L0t-2 a-1। ये इसका मात्रक होता है b का, और इसी SI मात्रक को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, जो कि टेस्ला नामक वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, और यह कहाँ से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल के कारण प्राप्त होता है, जो कि हमें टोटल फोर्स में प्राप्त होता है। ये पूरा फोर्स लोरेंज बल कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी लगेगा। हम अगर सिर्फ इस बी की वैल्यू ज्ञात करें, इसे दर्शाने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, और बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा, और वी यहाँ पर वेलोसिटी है, क्यू इसका क्या है, आवेश है। यानी कि यहाँ से हम इसका ओरिजिन फाइंड आउट कर पाते हैं, इसको परिभाषित कर पाते हैं। शुरू से हमारे पास था, लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए हमें बल चाहिए था, और वो बल हमें यहाँ पर मिल जाता है जब कोई भी आवेश किसी क्षेत्र में गतिशील रहता है। हालांकि हम इनके सभी केसेस के बारे में जानेंगे। अब चूंकि यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती होगी, और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम अब देखेंगे कि किसी भी वायर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा किस प्रकार रहती है। तो बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ज्ञात नहीं कर सकते। चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जैसे हमें पता है कि एक वायर के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखता है, तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक वायर है और इसके अंदर इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है जो कि नीचे से ऊपर तरफ जा रही है, तो पहला जो नियम है वो है दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। पहला नियम कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अच्छा, ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि धारा की दिशा में हम अंगूठा रखें और अपने हाथों की उंगलियों को घुमाएं,
यानी अपने हाथों को बंद करे। तो अभी मैंने राइट हैंड इस्तेमाल किया है और इसकी जो अंगूठे की दिशा है वो मैं कहाँ रखता हूँ, धारा की दिशा में रखता हूँ। और अगर अपनी उंगलियों को कर्ल करता हूँ तो यहाँ से देखिए इस पूरे तल के अंदर की तरफ मेरी उंगलियाँ जाएगी और ये घूम के यहाँ से क्या आएगी, बाहर आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तल के अंदर, तल के कैसा अंदर है, ये लंबवत अंदर है, तल के लंबवत अंदर। और ये हो जाएगा तल के लंबवत बाहर। ये दो चीज़ें हमें मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि अगर धारा की दिशा इस तरह होती तो ये फर्स्ट है, तो ये दोनों के लिए फर्स्ट के लिए बात होगी। और ये सेकंड स्थिति है, इसे मैं अलग बना देता हूँ। सेकंड एक वायर ले लेता हूँ और इसे मैंने इस प्रकार रख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लेना है और इसकी अंगूठे की दिशा देखो धारा की दिशा में रखनी है, तो इस तरीके से रखनी होगी, यानी मुझे यहाँ पर इस प्रकार रखना होगा। और अगर मैं यहाँ पे रखूँ, अब मैं अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ूँ तो यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, अंदर की ओर, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा तल के लंबवत अंदर और ये तल के लंबवत बाहर। अब चूंकि तल के लंबवत अंदर और तल के लंबवत बाहर है, ये हम बार बार इन दिशाओं को दर्शाएंगे नहीं, तो इन दिशाओं का एक प्रतीक चिन्ह भी है। देखिए तल के लंबवत अंदर की दिशा को हम दर्शाते हैं क्रॉस से। ऐसे समझिए जैसे एक एरो है और वो इस तल के अंदर जा रहा है, तो हमें उस एरो का पिछला भाग दिख रहा है। और जब एरो सामने आ रहा होगा, जब एरो बाहर आएगा, तब हमें उस एरो का क्या दिखाई देगा, टॉप दिखाई देगा, जो कि एक पॉइंट के बराबर होगा, जो नुकीला भाग है। यानी कि डॉट का मतलब ये रहेगा कि इस तल के बाहर है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर, तो डॉट, और ये हो गया क्रॉस। अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं इस प्रकार रखूँ वायर, तो इसके कारण यहाँ हो जाएगी अंदर, अंदर को मैं लिख दूंगा क्रॉस, और ये हो गया बाहर डॉट। और ये सभी जगह अलग अलग जो मान हैं, इनके हमें अंदर और बाहर की वैल्यू मिल जाती है। अब चूंकि इस वायर को मैं ऐसे ना रखते हुए ऐसे रख दूं, इसी तल के अंदर वायर को रख दूं, तो तल के अंदर अगर मैं वायर को रखूं तो वायर में धारा दो दिशा से जाएगी, या तो अंदर जा रही होगी या बाहर आ रही होगी। तो नई जो स्थिति हो जाएगी वो क्या होगी, वो स्थिति ये होगी कि अगर तार अंदर की ओर जा रहा है धारा, तो अब ये धारा अंदर की ओर जा रही है। ये एक वायर है इस तरीके से अंदर, और अंदर की तरफ क्या जा रही है, धारा जा रही है। अब हमें अंगूठे की दिशा को कहाँ रखना है, धारा की तरफ। तो मैंने धारा में रख दिया। अब मैं भाई घुमाऊँ अपनी उंगलियों को, तो जब मैं उंगलियों को घुमाता हूँ तो इसकी उंगलियाँ इसके चारों तरफ वर्ताकार रूप से घूम रही है, यानी ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और इसकी दिशा ये हो जाएगी, जो कि कौन सी है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। और अगर मैं कहूँ कि अगर धारा बाहर आ रही है, इसके कारण कितना होगा, बाहर अंगूठा रखा और इसे मैं घुमाऊंगा तो ये इस प्रकार सर्कुलर बनेगी, और इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि वामावर्त। तो ये दो स्थितियां हो सकती थी, या तो एक वायर तल में रहे या तल के लंबवत रहे, तो चुंबकीय क्षेत्र तल में रहेगा। और अगर तल जो वायर है वो तल के लंबवत रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर रहता है। ये नियम है पहला। अब इसी का सिमिलर नियम है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। उसने भी सेम बात बताई थी। जैसे हम स्क्रू को कसते हैं, अनस्क्रू करते हैं, जैसे इसमें हम देखते हैं स्क्रू को अगर हमें बाहर अंदर कसना है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, उसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या है, उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रहा है, ये अंदर की तरफ जाएगा। और अगर हमें खोलना है तो बाहर की तरफ निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए मुझे इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, यानी कि धारा कहाँ है, बाहर है। सिमिलरली अंदर की तरफ भी मैं यहाँ पे होगा, तो इसे मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाना, यानी यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, ये अंदर घूम रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगर ऊपर रखना है तो इसको अनस्क्रू करूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो दूसरा सेम रूल होता है, कौन सा, स्क्रू का नियम। जिस दिशा में स्क्रू चलता है, अब स्क्रू की दिशा में हमने क्या ले ली है, धारा, और उसे घुमाने की दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां भी हमें ये सिंबल दिखाई देगा हमें पता होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे हैं। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम कार्तीय निर्देश तंत्र में भी दर्शा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप एक्स, वाई और जेड की दिशा को दर्शाते हैं। तो इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर फॉर्म में,
क्योंकि एक वेक्टर राशि है तो वेक्टर फॉर्म में हम इनकी डायरेक्शंस को भी यूज में ले सकते हैं। बस हमें ये पता है कि जिस तल में धारा है उसके तल के लंबवत क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अब चूंकि हम चुंबकीय क्षेत्र को भी जान गए हैं और उसकी दिशा भी ज्ञात कर ली है हमने, तो हमारे पास यदि एक चुंबकीय क्षेत्र हो, अब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हालांकि यह चुंबकत्व एवं द्रव्य का टॉपिक है, लेकिन हमें पहले जानना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो ये भी फर्स्ट बात यह है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। हालांकि हम डिटेल में भी जानेंगे, जब हम चुंबक पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि उसके चारों तरफ किस प्रकार रहता है, लेकिन हम कुछ पहले ज्ञात करेंगे ताकि चुंबकीय क्षेत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। यह काल्पनिक होती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ यह सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ ये विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। और तीसरी बात, ये एक दूसरे को काट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं काटेगी। और मेन बात यह है कि ये एक बंद लूप बनाती है। ये क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है। जैसा कि हमने जाना था कि जब धारा अंदर की तरफ जा रही है तो इसके चारों ओर जो था वो इस प्रकार था, एक कंप्लीट बंद लूप बन गया था। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और समरूप अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाऊं तो हम क्या करते हैं, समानांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि समान दिशा में गतिशील है, और यह एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। हमें अभी इसका इस्तेमाल करना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर एक आवेश गतिशील हो, तो उसकी गति का अध्ययन अब हम करते हैं कंप्लीट, कि अगर वो लंबवत चले तो क्या होगा, किसी कोण पर चले तो क्या होगा, और समांतर चले या प्रति समांतर चले तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होगी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, हमें पता है कि जब कोई भी आवेश किसी क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस पर लोरेंज बल लगता है, जिसका टोटल मान कितना होता है, QE प्लस QV क्रॉस कितना होता है, B होता है। अब हम सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय बल की बात करें तो Fm का जो मान है वो कितना हो जाता है, QV क्रॉस B, और इसका परिमाण में लिखना चाहूँ तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा। ये वैल्यू हमें देखने को मिलती है। अब अगर थीटा के अलग अलग मान लिए जाएं, पहला मान तो है थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, तो साइन थीटा कितना होता है, 0 हो जाएगा, यानी चुंबकीय बल का मान कितना होगा, 0। अच्छा, थीटा अगर 180 डिग्री हो तब क्या होगा, तब अभी साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0, यानी कि फोर्स का मान भी कितना होगा, 0। यानी अगर क्षेत्र, और ये थीटा क्या है, दरअसल ये है क्षेत्र के साथ वेग का कोण। तो क्षेत्र के साथ अगर वेग है, यानी कि अगर कण समांतर प्रवेश करता है तब इसका मान कितना होगा, 0। और अगर देखो यहाँ पर भी ये समांतर है, लेकिन इसे हम कहते हैं प्रति समांतर। ये दोनों स्थितियां कैसी है, यदि इस प्रकार गति हो रही हो, या तो आवेश इधर जा रहा हो या आवेश इधर जा रहा हो, दोनों स्थिति में इस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, 0 हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुंबकत्व के कारण इन दोनों पर, क्योंकि थीटा का मान 0 है और चुंबकीय बल का भी मान 0 है। लेकिन क्या हो यदि ये लंबवत प्रवेश करे, हमें तो वो जानना है। तो फर्स्ट केस हमने देख लिया जब वो समांतर हो, दूसरा केस हम देखते हैं जब वो लंबवत गतिशील हो। अब अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस में आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब देखिए, अगर हम एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है, और
इसके अंदर एक आवेश प्रवाहित हो रहा है Q, जिसका वेग कितना है V। देखिए दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो कितना हो जाएगा Q, V और B। साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये इसका क्या है, अधिकतम मान है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ठीक है, इस पर बल लग रहा है, बल की दिशा क्या होगी। बल की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बल के नियम भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो पहला जो नियम है, अब हम ज्ञात करते हैं गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, तो अब अगर हम कहें पहला जो नियम है वो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, तीनों उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं, और अब हम जो ये फिंगर है इससे हम रखते हैं बी की दिशा में। तो यहां पे हो जाता है बी, जो कि किसकी दिशा में रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये तर्जनी उंगली लगेगी। अच्छा, जो मिडिल फिंगर है उसको हम रखेंगे वी की दिशा में, जिस दिशा में वेग है आवेश का। ठीक है, आवेश के वेग में रख दिए। अब ये जो अंगूठा है वो क्या दर्शाएगा, फोर्स दर्शाता है। ये क्या दर्शाएगा, फोर्स दर्शाएगा, और ये है बी की दिशा, और ये कौन सी हो जाएगी, ये है उसकी वेलोसिटी, वी की दिशा। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे रखते हैं, तो बी यहाँ पे है और वी कहाँ है, ऊपर है, यानी बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर बल लग जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि यदि मान लो यहाँ पर मैं कहूँ कि बी इस तरफ हो जाता और ये इस तरफ प्रवेश करता, वी आवेश जो है, और ये बी है, तब दिशा क्या होगी। तब देखो सिंपल है, बी को मैंने यहाँ रख दिया, लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, बी को मैंने इस तरफ रखा, वी कहाँ है, नीचे की ओर है, अभी भी बल कहाँ होगा, तल के अंदर की ओर। अच्छा, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र तल में है तब जो बल है वो लंबवत लग रहा है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन क्या हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर या बाहर हो तब क्या होगा, तब भी देख लेते हैं। तब मैं अगर रखूं इसे कि ये हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है जो कि अंदर की ओर है, और अब एक क्यू आवेश है जो वी वेग से प्रवेश कर रहा है। वापस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रखा दिया। ठीक है, और ये वेग है यहाँ अंदर की ओर, और अब बल लगेगा लेफ्ट साइड, यानी इस पर अंदर की तरफ क्या लगेगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और अगर ये इस तरफ चलता तब क्या करते, अंदर, और ये वेग बाहर, यानी बल कहाँ लग रहा है, इस पे राइट हैंड साइड पे फोर्स। इसका एक दूसरा नियम भी है जो कि है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, जो कि आसान है फर्स्ट नियम से। दोनों ही नियम सेम डायरेक्शन बताते हैं, आसान कौन सा सेकंड है। अब कैसे आसान है, इसमें हम दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं हथेली का। ठीक है, अब देखिए जो उंगली है उसे हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शा रहे हैं, जो अंगूठा है वो दर्शा रहा है उसका वेग, किस दिशा में आवेश का वेग है, और जो हथेली जिस दिशा में धक्का लगाएगी तो वहां पे क्या लगेगा, बल, क्योंकि बल की परिभाषा क्या होती है, धक्का देना या खींचना। तो ये धक्का दे रहा है यहाँ पे, यानी बल यहाँ है, जो कि सही है। अच्छा, अगर चुंबकीय से अंदर है लेकिन धार वेग नीचे है तो इसको घुमा दो नीचे की ओर, हाथ दाहिना ही रखना है, और अब इसका बल कहाँ है, हथेली जहाँ धक्का लगा रही है राइट साइड में। यानी कि दो नियम से हम किसी भी चालक आवेश जो गतिशील है उस पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बल ज्ञात कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान रखना, क्या ये नियम धारा पर भी लागू होगा, धारावाही तार पर भी लागू होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि धारा भी तो क्या है, धनावेश। जिस दिशा में गतिशील होते हैं उसी दिशा में क्या बहती है, धारा। अभी हमने यहाँ पे धनावेश लिया है, अगर मैं आवेश को ऋण कर देता हूँ तो क्या होगा, बल की दिशा बदल जाएगी। जैसी धनावेश की थी ठीक उसकी विपरीत क्या हो जाएगी, ऋणावेश की हो जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा ऋणावेश की विपरीत दिशा में बहती है। यानी कि दोनों ही नियमों से हम बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस स्थिति को रखेंगे ताकि हमें पूरा पाथ मिल जाए। इसमें हमें अंदर की तरफ लगेगा, यानी ये कण अंदर की तरफ जाएगा, हमें आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए हम इसका इस रूप में अध्ययन करते हैं कि जब ये लंबवत प्रवेश करेगा तो बल की दिशा हमने ज्ञात कर ली है और इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं।
अब हम एक लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा रखते हैं अंदर की ओर। अब हम उसकी पूरी गति का अध्ययन करेंगे कि भाई उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है और आवेश किस प्रकार की गति करता है। अब मैंने यहाँ पे एक आवेश को प्रवाहित किया है जो कि v वेग से है और q आवेश है। अब क्या होगा, बल याद करना है, वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, बल कहाँ लगेगा, अंदर। अब ये अंदर का जो बल है वो इसे इसकी गति से क्या करेगा, विचलित करेगा। वेग तो इधर है, अब जब ये विचलित हो रहा है तो हमने कहा कि मान लो ये यहाँ कहीं आ गया होगा। अब इसके वेग की दिशा तो ये है, और अगर अंदर चुंबकीय क्षेत्र को ये वेग है तो बल कहाँ लग रहा होगा, इस साइड नीचे की ओर, ये इसे और घुमाएगा। यानी कि अब ये कण यहाँ होगा, इसका वेग यहाँ होगा, और इस पर बल की दिशा देखूँ मैं तो ये वेग है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इस तरफ बल लगेगा, यानी यहाँ पर बल लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये बल हमेशा एक केंद्र की ओर लग रहा है, यानी इसका जो पथ होगा वो एक वृत्ताकार पथ होगा। आवेश इस प्रकार गतिशील रहेगा, यानी कि जब लंबवत प्रवेश करता है तब आवेश क्या होता है, वृत्ताकार पथ में गतिशील होता है, और चुंबकीय बल की दिशा सदैव उसके केंद्र की ओर रहेगी। अब वृत्तीय गति हम जानते हैं कि वृत्तीय गति में हम जानते हैं कि जो बल होता है, कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है जो उसे घुमाता है। यानी यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कौन सा होगा, Fm इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mv² बट्टे r के। r क्या है, इसकी पथ की त्रिज्या है। अब हमें इनके सारे मान ज्ञात करने होंगे। r कितना होगा, वेलोसिटी किस प्रकार से प्रवाहित होगी, अगर ये घूम रहा है तो कोणीय वेग भी होगा, इसकी आवृत्ति भी होगी, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर्स हमने जाना है कि q इंटू वी इंटू बी हो जाएगा। लंबवत चल रहा है तो साइन थीटा कितना हो गया है, यहाँ पर 1 हो गया है। इज इक्वल टू कितना हो गया, mv² बटे r, एक v से एक v गया, और यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो गया, mv/q इंटू बी। ये आ गई इसकी त्रिज्या की वैल्यू, इतनी रेडियस से ये घूमेगा। अच्छा, अब कितने समय तक एक चक्कर लगेगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल हम जानते हैं, आवर्तकाल t बराबर कितना हो जाएगा, 2πr/v। टोटल कितनी डिस्टेंस तक घूम रहा है और उसके पास वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ से अगर मैं इसके v का मान रखना चाहूँ तो देखिए वेलोसिटी का संबंध क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा q इंटू बी r अपॉन क्या हो जाएगा m। ये इसका वेग आ गया। वेग का मान मैं यहाँ पे रख दूँ तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2πr/q b इंटू r अपॉन m। जो था वो कहाँ चला गया, ऊपर, और r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो r को मैं हटा देता हूँ। इसका मान हो गया 2πm/qb। क्या ये वेग पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये आवेश और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा कि इसका मान कितना रहेगा। अच्छा, t जब पता है तो क्या आवृत्ति निकाल सकता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। लो भाई, फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी qb/2πm, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी पता है तो क्यों ना हम कोणीय फ्रीक्वेंसी याद कर ले, जिसे हम कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा qb/2π इंटू m इंटू कितना था 2π, 2π से 2π कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर कितना आ गया, qb/m। अब यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं हम उनका मान ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी आवृत्ति कितनी होगी। अगर हमें q पता है, b पता है, m पता है तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो m है वो आवेश का द्रव्यमान है, आवेश का द्रव्यमान है। v यहाँ पर आवेश का वेग है, और r यहाँ पर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और बल ये रहा। तो इस प्रकार हम एक लंबवत गतिशील आवेश पर लगने वाले बल के कारण उसका जो पथ है उसकी हम तुलना कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सभी राशियों का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, जब इसका इतना मान हो गया है, जब वेलोसिटी पता है, सब कुछ पता है, तो क्यों ना ऊर्जा भी ज्ञात कर ली जाए। अच्छा, ऊर्जा हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। तो चलो काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात कर लेते हैं, 12mv का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, q² b² r² अपॉन m²।
और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी m से एक m कैंसिल हो जाएगा, हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। इतनी इसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। तो और भी जितने भी राशियां हैं अब हम सबका मान याद कर सकते हैं। हमारे पास वेलोसिटी है, त्रिज्या है, आवर्तकाल है, फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जितने भी मान हम ज्ञात करना चाहें यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर क्या हो, ये लंबवत प्रवेश ना करे, किसी कोण पर आए, तब क्या होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें, यदि कण किसी कोण थीटा के साथ प्रवेश करे, अच्छा अगर हम थीटा का मान कुछ भी ले लेकिन 0 नहीं हो और 90 नहीं हो, उसके अलावा जो भी मान रखें हम, तब क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार रखता हूँ, तो अब मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी है इसका b के साथ कोण कितना है, 90 है, ठीक है। इसका कितना होगा कोण, ये भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरा तल इसके लंबवत है। तो ध्यान रखना इसमें ये कण, ये जो कोण है ये सभी क्या है, 90 डिग्री है। इसका कोण देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोण देखने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र को बाहर इस तल में रखना पड़ेगा, और इसके साथ ये अब इस कोण से आ रहा है, ये कोण है थीटा, क्योंकि अब ये तिरछा अंदर की तरफ हो जाएगा, ये सीधा लंब हो जा रहा है, इसका अब कोण इस प्रकार रहेगा, अंदर या बाहर इस तरफ रहेगा, तब हमें कोण देखने को मिलेगा। यानी b अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये अगर v वेग से इस दिशा में गतिशील हो तो हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यानी कि लंबवत के अलावा अगर कोण देखना हो तो हमें b दोनों एक तल में रखना होगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया b और ये है उसका v, और दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो जब वेग यहाँ से कोण थीटा बना रहा है तो हमें पता है वेग के दो घटक हो जाएंगे, ये घटक हो जाएगा वेग के समांतर v कोस थीटा, और ये घटक हो जाएगा वेग के लंबवत घटक जो कि हो जाएगा v साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दो वेग के घटक हो गए। अब वेग के दो घटक है यानी दो दिशाओं में वेग बटा हुआ है, तो कण की गति किस प्रकार होगी। लंबवत वाला जो घटक है वो क्या करवाता है, उसे गोल घुमाता है वृत्ताकार पथ में, लेकिन उसका वेग एक इस प्रकार भी है। अगर ये सिर्फ ये होता है तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ वृत्त है तो ये घूम रहा है, लेकिन ये वेग इसे बाहर की ओर खींच रहा है या अंदर की ओर धकेल रहा है, तो ये जो भाग है ये अब एक तल में ना रहते हुए आगे बढ़ने लगेगा। यानी कि अब जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्पिलाकार हो जाएगा, स्पाइरल नुमा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर दर्शाना चाहूँ तो ये जो भाग है ये इसे गोल घुमाएगा, लेकिन ये इसे आगे लेके जाएगा। तो इसकी जो गति है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी v के क्षेत्र में। v कोस थीटा इसे आगे लेके जाएगा, इसे आगे लेने वाला कौन सा घटक है, v कोस थीटा। इसे घुमाने वाला कौन सा घटक है, v साइन थीटा। अच्छा, घुमाने के केसेस में हमें पता है कि जो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाती है, QVB साइन थीटा के। अब यहाँ पे v लंबवत जो है f, जो लंबवत होगा वही इसका mv स्क्वायर बटे r के बराबर होगा। तो QVB साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, mv स्क्वायर बटे r, है ना। और ये जो वेग है वो भी तो क्या है, यहाँ पर लंबवत है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से r का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mv साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, QB। ये वेग आ गया, क्योंकि ये भी तो देखो ये लंबवत घटक रहेगा, ये तो ये भी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो v से भी गया, साइन थीटा गया, m का मान हो गया QB नीचे आ गया। ये रहेगा r का मान, जो कि निर्भर किस पे करेगा, थीटा पर निर्भर करेगा, r का मान आ गया। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि t कितना आया था, t हमें पता है 2 पाई r अपॉन v था। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, v साइन थीटा है, यहाँ पे r रखूँगा मैं तो t का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v का मान कितना हो जाएगा, QB r, और अपॉन में क्या रहेगा, m ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, साइन थीटा। यानी कि r से r गया और m रह गया, तो आवर्तकाल का मान तो 2 पाई m अपॉन QB ही रहेगा।
वेलोसिटी पर निर्भर करता ही नहीं है, हमें पहले से पता था। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो यहाँ पे मैं देखूँ तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। 2 पाई में अगर टी का भाग दूँ तो ये फिर से हमें कितना मिलेगा, क्यू बी अपॉन एम। ये तो वही रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या बदलेगी थीटा के साथ, बाकी सारी क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, घटना ये है कि ये कितना आगे बढ़ रहा है। इसे हम जो एक देखो, एक सर्कल पूरा कर रहा है लेकिन पूरा नहीं होगा, अगला सर्कल होगा, तो जितना ये रिपीटेशन हो रहा है इसकी जो लंबाई है इसे हम कहते हैं पिच। जो ये चूड़ी की तरह आगे बढ़ रहा है तो ये जो चूड़ी अंतराल है इसे हम कहते हैं पिच, और इसे पी से दर्शाते हैं। अच्छा, इसका मान कितना होगा ये जरूरी है। एक चक्कर लगाने में इतना समय लग रहा है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक चक्कर में जितना आगे बढ़ेगा उसका विस्थापन भी तो होगा, तो जितना अंतराल एक समय में, जितने समय में ये आगे चलेगा उतने समय में एक चक्कर पूरा लगेगा, यानी एक चूड़ी बनाने में से इतना समय लगेगा और इतनी चाल से आगे चल रहा है। तो पिच कितनी हो जाएगी, v समांतर इंटू समय, वेलोसिटी टाइम, ये दूरी मिल गई। अच्छा, इसका मान ज्ञात करूँ मैं तो p का मान कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और t का मान कितना है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यही है चूड़ी अंतराल। और इस पथ को हम क्या कहते हैं, सर्पिलाकार, स्पाइरल। जो स्पाइरल वाली कॉपी आती है उस कॉपी में हम देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग नुमा आकृति है वो आकृति कौन सी होती है, ये सर्पिलाकार होती है। इसमें दो घटकों के कारण इसका मान चलेगा कोस थीटा का। इसका मान अगर बढ़ेगा तो ये पिच की क्या बढ़ेगी, पिच लंबाई बढ़ेगी, और अगर साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा। बाकी सारी घटनाएं हमें क्या रहती है, सेम मिलती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह थीटा से जा रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो उतनी ही रहेगी, जो कि निर्भर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बी पर और क्यू पर। वेलोसिटी पर जो राशि निर्भर कर रही थी उसके मान में हमें क्या मिलेंगे, चेंजेस मिलेंगे। और हमने फर्स्ट केस देख लिया था कि जब समांतर और प्रति समांतर है तब पथ कैसा होगा। अगर मैं कह दूं, जैसे अब तीनों पथों का हम क्या कर लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। पहला है जब थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री हो तब पथ होगा सरल रेखा। दूसरा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। तीसरा, यदि थीटा का मान 0 से लेकर 90 के बीच हो तब पथ कैसा होगा, सर्पिलाकार। ये किसके पथ की बात हो रही है, किसी आवेशित कण के पथ की बात हो रही है जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, इसे हम घुमाने में किस बात का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक अनुप्रयोग है, इससे एक मशीन बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। देखिए, साइक्लोट्रॉन का आपके ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, पूछे नहीं जाते हैं सवाल, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया था कि साइक्लोट्रॉन में 2 डी आकार की इस प्रकार से प्लेटें रहती है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक कोई भी आवेशित कण को ये त्वरित करता है। यह क्या करता है, आवेशित कण को त्वरित कर देता है। चूंकि आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह गोल गोल घूमता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यह गोल गोल घूमता रहेगा और फिर हम इसे इस पथ से शूट कर सकते हैं बाहर, यानी त्वरित करके एक इलेक्ट्रिक गन भी हम बना सकते हैं। जिसे हम क्या पार्टिकल, कौन से पार्टिकल छोड़ रहे हैं, आवेशित कण छोड़ रहे हैं। यदि आवेशित नहीं हो तो Q का मान 0 रहेगा, तो F का मान कितना हो जाएगा, 0। F 0 होगा तो A का मान भी कितना हो जाएगा, 0। कितना कुछ भी तोड़ नहीं रहेगा, जिस वेग से वो चल रहा है उसी वेग से चलता रहेगा। यानी कि अब अगर हम यहाँ पे कहें तो न्यूट्रॉनों को आवेशित नहीं किया जा सकता। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा आवेशित नहीं कर पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और हमें पता है कि जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों को भी आवेशित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम प्रोटॉनों का ज़्यादा आवेशित करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं आवेशित, किस लिए चाहिए। पहली बात तो ठोसों का अध्ययन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी प्रोटॉन्स कण है, अल्फा कण है, उनको हम क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, जो कि उसकी सतह पर गिरते हैं। और रेडियो न्यूक्लियस जो होते हैं, नाभिकों के बीच में अगर हम टक्कर करवाएं तब भी हम क्या करते हैं, उनको आवेशित कणों को त्वरित गति से हम
प्रक्षेपित करते हैं, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज़्यादा डिटेल में आपकी नहीं है, बस इतना सा हमें जानना था, हम समझ गए। और ये किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के कारण हमने उसका सारा बात कर ली है। अब देखो, चूंकि हमने आवेशों की गति के कारण उन पर जो बल है वो ज्ञात कर लिया है, और हमने ये भी जाना है कि वो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ है? जैसे हमने साइक्लोट्रॉन की बात कर ली, साइक्लोट्रॉन के अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रख दिया है जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है, और इसमें ही मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया है जो कि इस प्रकार है। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर एक आवेश v वेग से प्रवेश करता है और q इस पर आवेश है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा इस साइड F m, लेकिन आवेश चूंकि यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है तो इस पर एक बल लगेगा Fe, है ना। अब अगर मैं कहूँ लोरेंज बल के कारण हम जानते हैं कि F इक्वल टू कितना होता है, Fe प्लस Fm सदिश फॉर्म में, और अगर इन दोनों की दिशा दोनों की क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो अगर कोई भी चार्ज अगर इन दोनों पर बल लग रहा है, Fe का मान कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, और Fm अगर लंबवत है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो QV हो जाएगा। ये दोनों मान अगर बराबर हो तो हमें इसका पथ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ये सीधा निकल जाएगा यहाँ से, है ना। और अगर ये सीधा निकल जाएगा तो देखिए अब हमें ये पता है कि यहाँ पर इसका जो वेग है, ये इन दोनों के मान जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो क्यू ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, और यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, E अपॉन बी। यानी कि जिन कणों का वेग इतना होगा सिर्फ वही कण सीधे स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएंगे। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, वेग वर्णकर्ता। वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी कि ये जिन कणों के पास इतना वेग हो, अब इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हमें एक इलेक्ट्रिक जो भी आवेशित कण है उनकी बीम भेजनी है, और अगर हमें देखना है कि सबका वेग समान है या फिर कोई परिवर्तन तो नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि उसे एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत में प्रवेशित करेंगे और उनका मान यदि इसके बराबर है तो ही होगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है द्रव्यमान आयतन रेशियो में, द्रव्यमान आयतन रेशियो में, द्रव्यमान आयतन रेशियो में m अपॉन q में, जहाँ से हम किन्हीं भी आयन्स की तुलना करते हैं कि द्रव्यमान और आवेशों के बीच में उनका क्या संबंध रहता है और उनमें डिफ्लेक्शन कितना रहेगा, तो जो वेलोसिटी सेलेक्टर है वो इतना रहता है। और यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, यहाँ पे एक रिलेशन भी मिल जाता है जो कि हमें आगे पता चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी c के बराबर c इक्वल्स टू E/m हो जाता है। ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी कण आवेशित कण चल रहा है तो। अब चूंकि हमने एक आवेश को गतिमान करके देख लिया है, तो क्यों ना एक धारावाही तार जिसमें आवेश ही गतिमान होते हैं, जब धारा प्रवाहित हो रही तो आवेश चलते हैं, उसे अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा, यानी कि धारावाही चालक तार पर बल हम ज्ञात करें, धारावाही चालक तार पर बल अगर वो किस में रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता हूँ जो कि कैसा है, समरूप है, और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर रख देता हूं जो कि इसके साथ थीटा कोण पर है और इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है, और इस तार की लंबाई कितनी है, L है। हमने आवेशों के बारे में बात कर ली थी कि भाई उसके ऊपर बल लगता है। अच्छा, अगर इसके अंदर Q आवेश गतिमान होता तो बल कितना लगता, चुंबकीय बल होता F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अब चूंकि वेलोसिटी इसकी इधर रहेगी, ये B है, ठीक है। देखो V, अगर मैं इस तार की बात करूँ, मान लो ये L लंबाई का तार है और ये पूरा का पूरा इस चुंबकीय क्षेत्र में है, L लंबाई का अगर तार है और V वेग से चल रहा है तो कितना आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो जाएगा, V का मान कितना होगा, V यहाँ पे हो जाएगा कि वेग जो होता है वो होता है दूरी बटा समय, L अपॉन T, इतना समय लगेगा वेलोसिटी के कारण। तो V का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो F का जो मान है वो यहाँ से हम कितना लिख देंगे कि QVB साइन थीटा था। परिमाण के अगर तौर पे बात करूँ, V का मान मैं कितना रख दूँ, Q L अपॉन T इंटू B साइन थीटा।
Q अपॉन टी क्या देता है, धारा ILB साइन थीटा। तो अगर मैं इसे वापस फॉर्म में रखना चाहूँ तो F का जो मान है वो कितना हो जाएगा, देखिए या तो धारा की दिशा में लो या फिर इस लाइन एलिमेंट की इसके ओरिजिन पे रखो, तो I इंटू क्या हो जाएगा, L क्रॉस B हो जाएगा। ये है उस पर लगने वाला बल। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो ही नियम हैं। पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, हथेली वाला नियम। बल वैसे ज्ञात होगा। अब उसमें जो अंगूठा इस सेकंड वाले नियम में जो अंगूठा था वो किसकी दिशा को दर्शाएगा, धारा की। और इसमें जो हमने मिडिल फिंगर ली थी, मध्य उंगली, वो किसकी दिशा को दर्शाएगा, धारा की दिशा को। तो अगर यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से है और ये इसका वेग है और यहाँ पे हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें इस पर लगने वाला क्या मिल जाएगा, बल भी मान मिल जाएगा। इसकी हम इस प्रकार वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे थीटा के अलग अलग मान पे रखूँ, थीटा का मान अगर मैं यहाँ पर थीटा अगर कितना रख दूँ 0 डिग्री, तब F का मान कितना हो जाएगा 0। थीटा अगर 180 डिग्री हो तब F का मान कितना हो जाएगा 0। थीटा यदि 90 हो तब बल कितना हो जाएगा, F बराबर B इंटू आई इंटू एल। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। ये है इस पर लगने वाला मैक्सिमम मान। जब लंबवत रहेगा और धारा इस प्रकार चल रही है तो ये B है और ये इधर भी है, तो अंदर की तरफ क्या लग जाएगा, इस पर बल लग जाएगा। और बाकी थीटा के केसेस में हमें इसका कुछ मान मिलेगा, लेकिन मान कम मिलेगा क्योंकि L का इस दिशा में तो हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, लंबवत करना पड़ेगा। तो कुछ घटक ही है जो उस पर लगने वाले बल को दर्शाएगा। यानी किसी भी धारावाही चालक तार को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F = I L क्रॉस B हो जाएगा। L उसका ओरिएंटेशन दर्शाता है कि आप L को यानी कि वायर को किस दिशा में रखते हैं, वहाँ से हमें इस पर लगने वाला बल पता चल जाएगा। क्योंकि आवेश पे लग रहा है तो ऑब्वियसली बात, ज़्यादा आवेश चलेंगे तो धारा प्रभावित हो रही, धारा पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। अब चूंकि हमने किसी वायर को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लिया है, अब अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास एक वायर है और उस वायर से हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसे हम ज्ञात करते हैं बायो-सावर्ट नियम से। बायो-सावर्ट नियम ये ठीक वैसे ही है जैसे कूलाम का नियम होता है। इसमें हम एक वायर लेते हैं और उस वायर से r दूरी पर एक बिंदु में ले लेता हूं P। अब चूंकि देखो ये जो वायर है इसके अंदर धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो मैंने कह दिया इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ से r दूरी अगर देखी जाए तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए r का मान अलग अलग होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, dl एलिमेंट। यहाँ से ये जो दूरी अगर मैं देखूं तो ये सदिश रूप में हो जाएगा। इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, r कैप, और ये जो वायर के साथ कोण है वो कितना हो जाएगा, थीटा। इस dl एलिमेंट के साथ इसका r है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस छोटे से टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान dB है, तो वो समानुपाती होगा किसके, धारा के। ऑब्वियसली बात है, धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। दूसरी बात है कि ये इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, dl पर निर्भर करेगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को निर्भर करता है। ये ठीक वैसे ही जैसे हम कूलाम नियम में ज्ञात करते हैं। चलो ये बात भी हो गई। तीसरी बात यह है कि जो dB है वो समानुपाती होगा dl क्रॉस r कैप की। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वैल्यू हमें पता है कि ये एक सदिश राशि है और यहाँ से अलग अलग ओरिएंटेशन पे इसका मान अलग अलग रहता है, यानी ये इसके थीटा पर भी निर्भर करेगा। अगर मैं इसका मान रखूं तो इसका मान जो परिमाण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dl साइन थीटा, क्योंकि r कैप कितना होता है, 1 होता है। इन बातों पर निर्भर करता है। इन सबको एक साथ रख दिया जाए तो dB बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू dl साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। और यहाँ ये समानुपाती चिन्ह है, इन बातों पर निर्भर कर रहा है। समानुपाती चिन्ह हटाया जाए तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे मैं k लिख देता हूँ, और ये हो गया I इंटू dl। और अगर इसे साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर k का मान कितना होता है, निर्वात के लिए k का मान निर्वात के लिए होता है μ0 अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर, या फिर
टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये वैल्यू हमें देखने को मिलती है। इसका मात्रक हो गया। अच्छा, इसका वीमा कितनी होगी? वीमा इसकी हो जाएगी m1 L1T-2a-2। यहाँ से हमने इसका विमी सूत्र भी ज्ञात कर लिया। अच्छा, अगर बल जो चुंबकीय क्षेत्र राशि है वो सदिश राशि है तो डी बी बराबर, अगर इसे सदिश फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया इस छोटे से एलिमेंट के कारण। मुझे पूरा बी का मान ज्ञात करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, समाकलन करूंगा और म्यू नोट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, अंदर कितना हो जाएगा, धारा भी क्या है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी और अंदर हो जाएगा डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन देखो आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान दे देती है। अब चूंकि यहाँ पे क्रॉस का मान अगर परिमाण लिखना चाहें तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आर कैप है, अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहूँ, आर वेक्टर अगर रख दूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस अगर आर वेक्टर करना चाहूँ तो अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, जो कि एक छोटे से एलिमेंट के कारण। अब देखो यहाँ पे धारा वायर के साथ, हमने जाना था कि वायर को अगर किसी एंगल के साथ रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। सिमिलरली इसका जो मान है वो भी कोण पर अवश्य निर्भर करता है कि यहाँ से ओरिएंटेशन कैसा रखा गया है, वायर के साथ तुम किस प्रकार इसका मान ज्ञात करते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात की जाए, धारा पर निर्भर कर रहा है, लाइन एलिमेंट पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है और उस लाइन एलिमेंट से उसके कोण पर भी निर्भर कर रहा है। और अब हमें एक चीज़ और पता चल गई है कि ये तो माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। माध्यम बदलने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा, माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करेगा, माध्यम के लिए अगर हम मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर जो म्यू नोट है इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नोट होगा यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता और म्यू नोट बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, अगर हमें किसी माध्यम के लिए ज्ञात करना हो, जैसे माध्यम के लिए अगर मैं ज्ञात करूँ म्यू, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, हमें पता है कि म्यू बराबर हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नोट। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट। अच्छा, यहाँ पे म्यू आर क्या है, म्यू आर है यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, जो कि कैसे मिलती है, म्यू आर हो जाएगा माध्यम में बल बटा निर्वात में बल के बराबर हमें मान मिल जाता है, जो कि हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नोट। और अलग अलग माध्यमों के लिए हमें इसका अलग अलग मान गिवन रहता है और वहाँ से मैं इसका मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब चूंकि कोण के साथ निर्भर कर रहा है तो कोण के अलग अलग मानों के लिए इसके लिए कुछ एलिमेंट्स की हम बात करें तो उसकी हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर थीटा का मान 0 हो, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी अगर मैं एक स्ट्रेट वायर लूं और थीटा 0 होने का अर्थ यह है कि यहाँ पर आ गया है बिंदु और ये धारा है, चाहे ऐसे बहे चाहे धारा, ठीक है, पहले मैं ऐसे लेता हूँ। थीटा का मान 0 होने से जो इस पर b का मान होगा वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। देखो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो b का मान भी क्या होगा, 0। अच्छा, यदि थीटा अगर मैं 180 डिग्री ले लेता हूँ तो इसका मतलब क्या, ये बिंदु यहाँ ना होते हुए यहाँ हो, तब इसका मान कितना हो जाएगा, तब भी इसका मान 0 होगा। यानी वायर के ठीक नीचे या वायर के ठीक ऊपर अगर कोई भी रखा है मान, उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बंद लूप बनाता है और इस लूप का सेंटर पॉइंट में कोई भी मान यहाँ पे नहीं मिलता है, इसलिए इसका मान कितना है, 0। अगर वायर के 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे रखा गया हो, वायर जिस रेखा पर हो, वायर के सहरेखीय बिंदु पर सभी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उस वायर के कारण 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात सही है। अब अगर हम कहें कि मान लो इसे, अब इसी केसेस में ये अगर मान धारा ऐसे होती तब ये कोण 180 हो जाता है, इसके लिए क्योंकि धारा के साथ हमें कोण मापना है। धारा की दिशा में हम क्या लेते हैं, डीएल एलिमेंट लेते हैं, उसके साथ ये कोण कितना हो जाएगा, 180, तब भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए वायर की सहरेखीय सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। यह है बायो-सावर्ट नियम।
अब स्ट्रेट लाइन के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान याद कर लिया। क्या हो यदि मैं उस स्ट्रेट लाइन को एक बंद लूप बना दूं? तो देखो, फर्स्ट अगर मैं कहूं कि हमने एक वृत्ताकार लूप बना दिया है जिसमें धारा कुछ इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। अच्छा, इस प्रकार अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। धारा की दिशा में अगर मैं यहाँ पर देखो, धारा से मैं उंगली रखता हूँ तो यहाँ से कहाँ आएगा? बाहर। या फिर इसमें देखो आप उल्टा भी रूल लगा सकते हो कि धारा दिशा में उंगलियों को कर्ल करो, बाहर की ओर आ रहा है तो ये बाहर की ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा। इसके कारण इसका मान ज्ञात करना है। इसका एक जनरल केस अगर मैं लूँ, है ना, इसका एक जनरल केस के साथ हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। कर्व्ड वायर की ही ले लेता हूँ मैं, उसको बाद में अगर हम वहाँ पे क्या करें। और इसका एक सेंटर है, इसके साथ अगर ये थीटा कोण बनाता है, इसके अंदर धारा प्रवाहित आई हो रही है और ये आर इसकी क्या है? त्रिज्या है। इसका जो मान होगा वो बी का मान कितना हो जाएगा? देखो, के इंटू आई अपॉन आर लिख दो और इंटू थीटा का मान, थीटा होना चाहिए रेडियन में। ये लो, सारे के सारे मान इसके आ जाएंगे। के क्या है? के तो यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई है। ठीक है, चलो ये बात है, साबित करते हैं। पूरा सर्कल बनाया तब वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, पूरे सर्कल के लिए बी बराबर में रख देता हूँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अच्छा, धारा उसके अंदर प्रवाहित हो रही आई और आर कितनी है? त्रिज्या है। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा है 2 पाई, तो 2 पाई इंटू थीटा, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया। अच्छा, केंद्र पर मान कितना आ गया? केंद्र पर मान आ गया भाई म्यू नोट आई अपॉन 2r। अच्छा, अगर स्थिति कुछ ऐसी हो तब कितना होगा भाई मान? अच्छा, धारा इस प्रकार जा रही है, हमें ज्ञात करना है। धारा अगर दिशा बदलेगी तो सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी और परिमाण तो वही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बी का मान अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो के का मान हमें पता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई उतना है। अच्छा, आर त्रिज्या है इसकी, इंटू कोण कितना है? पाई बाई 2 है भाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक कोण पाई बाई 2 है तो पाई से पाई गया और बी का मान कितना हो गया? म्यू नोट आई अपॉन 8r हो गया। सर्किल का 1/4। अगर इसको आधा कर दिया जाए तो कोण कितना होगा? पाई होगा, पाई से हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4r। यानी इस प्रकार हम सारे इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो यदि इसकी सेंटर पर ना हो कि इसके अक्ष पर लेके आए, इसको इस प्रकार घुमाया जाए तो धारावाही कुंडली की एक्स पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो अब यदि कुंडली की एक्स पर हो तो कुंडली की एक्स दर्शाने के लिए मुझे कुंडली को इस प्रकार तल में रखना होगा और यहाँ से मैंने कह दिया ये आर त्रिज्या है इसकी और एक्स दूरी पर मुझे इसका मान याद करना है बी का। पहली बात तो बी की दिशा देखो कहाँ पे होगी। चलो, मैंने यहाँ पे दिशा धारा जो है वो इस प्रकार प्रवाहित हो रही है तो कुंडली देखो मेरे सामने यहाँ रखी हुई है और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, यानी टोटल चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जाएगा, है ना। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। छोटे से टुकड़े के कारण रखते हैं, एलिमेंट्स ज्ञात करेंगे। पूरा का पूरा डेरिवेशन है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। b बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, अंदर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये लो, इसका टोटल मान आ गया है x के पदों में। ये वैल्यू ज्ञात करनी है। एक लूप हो, यदि फेरों की संख्या n हो, देखो एक लूप ना हो, यहाँ पे मैंने 100 वर्ताकार लूप रख दिए हैं तो धारा क्या हो जाएगी? 100 गुना हो जाएगी। एक लूप में धारा आई है, 2 में 2 आई, 3 आई, धारा बहुत बढ़ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा क्योंकि बी का मान किस पे निर्भर करता है? धारा पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो फेरों की संख्या n हो जाएगी तो b बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू है। अच्छा, क्या ये वैल्यू सही है? इसको फाइंड आउट कैसे करें? सेंटर पे अगर मैं मान याद करना चाहूँ बी, केंद्र पर अगर मैं देखूँ तो केंद्र पर x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखूँ तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/2, 2 से 2 गया, r की घात 3 और ऊपर कितना है? आर स्क्वायर, यानी कि b बराबर कितना हो गया? म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब हो गया। आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नोट एन आई अपॉन 2r हो गई। यही तो वैल्यू हमें पता थी, फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया, यानी फॉर्मूला कहीं ना कहीं क्या है? सही है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसके साथ कुछ घटनाएं इस प्रकार होती हैं। अब इसको तुम यहाँ रखोगे, यहाँ से पास लाते रहोगे, सेंटर पर रखोगे तो इतना मान आएगा।
सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो x का मान बढ़ेगा बढ़ेगा, ये राशि कम होगी यानी मान घटेगा। केंद्र के साथ दूरी बढ़ेगी तो b का मान घटेगा। यहाँ जाओगे इस अक्ष में, प्लस इधर जाओगे तो क्या होगा, वापस देखो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से अगर केंद्र से इस तरफ बल जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो धारा का मान इधर है, मेरे पर्सपेक्टिव में धारा का मान इधर रहेगा। और इस साइड अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो उस साइड अगर कोई बिंदु है तो उसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, तो इस केंद्र पर मान भी यहाँ होगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ होगा। अगर वो बाहर जा रहा है तब भी इसका मान क्या रहेगा, यहाँ, यानी यहाँ से बाहर निकलेगा। और अगर इसके पास देखा जाए तो छोटे छोटे लूप बन जाएंगे, लेकिन ये इस प्रकार बाहर निकलता रहेगा। परिमाण देखा जाए तो मैक्सिमम कहाँ होगा, वो होगा केंद्र पर, क्योंकि दूरी सबसे कम है। जैसे जैसे बाहर जाते रहेंगे इसका मान बढ़ता रहेगा। अगर क्या हो, x का मान बहुत बड़ा हो r के लिए, इसके सभी केसेस देख लेते हैं। x का मान अगर बहुत बड़ा हो r के लिए, तब इसका मान कितना होगा। x का मान अगर r से बहुत बड़ा हो तो हमें पता है कि b का जो मान है वो होता है म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। r अगर बहुत बड़ा है x तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो b का मान कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x की घात 3, ये वैल्यू आ जाएगी। हम अगर इसको कम पास यहाँ लाते रहें, दूर ले जाते रहें आवेश को, तो इसके मान अलग आते हैं। मैक्सिमम कहाँ रहेगा, x का मान 0, सेंटर पे इसका मान मैक्सिमम रहेगा, और दूर जैसे जाएंगे तो इसका मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। सिमिलरली x का मान नेगेटिव में भी, नेगेटिव का मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं तब भी मान ये रहेगा। इन दोनों घटनाओं में हमें कुछ बिंदु ऐसे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर, अब देखो ये बिंदु कौन से हैं। यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जाना चाहिए, यहाँ बदल गया है, यानी ग्राफ की ढाल बदल गई है। इन बिंदुओं को हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु। अच्छा, ये बिंदु है कौन सा, ये बिंदु रहेगा x इज इक्वल टू r/2 पर, और ये बिंदु रहेगा x इज इक्वल टू -r/2। यहाँ माइनस सिर्फ दिशा में विपरीत दर्शा रहा है, वैल्यू माइनस में नहीं है। अब अगर हम कहें कि भाई देखो ओवरऑल अगर इसका मान देखा जाए तो इसके अंदर हमें पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है। x का मान अगर मैं r/2 रखता हूँ इस फॉर्मूले में, तो मुझे जो b का मान मिलता है वो मिलता है 0.72 ऑफ b केंद्र के लगभग। प्रतिशत में देखूं तो b r/2 पर जो मान है वो है 72%, किसका, केंद्र का। इसके बाद वैल्यू कम होती रहेगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच मुझे ओवरऑल मान मिल जाता है। जैसे हमें यहाँ पर बैंड विड्थ निकालते हैं कि किसी के लिए, जैसे फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने बात करते हैं अगर, तो उनके बीच में हमें ओवरऑल मान मिल जाता है, यानी r/2 से लेकर r/-r/2 के बीच में ही हमें मैक्सिमम ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद तो मान बहुत ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम वैल्यू रखना शुरुआत कहाँ से करेंगे, r/2 या फिर -r/2 से, ताकि इनकी वैल्यू हमें पता रहे। और वैल्यू की जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा दूरी कर दूँ मैं, बहुत ज़्यादा दूरी कर दूंगा तो ये उसकी तुलना में छोटा नहीं हो जाएगा क्या, छोटा हो जाएगा। NIR², चुंबकत्व द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। M क्या होता है, I × R²। अगर मैं यहाँ पर I²R को पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, I × πr², ये हो जाएगा I × A अपॉन कितना हो जाएगा, पाई। कहीं ना कहीं ये चुंबकत्व द्विध्रुव को दर्शाता है, यानी कि धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। ये एंड नॉर्थ है, ये साउथ है, बाहर निकल रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है। चुंबकत्व द्विध्रुव में और अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हमें पता रहेगा। और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। कौन सा, x = r/2 और x = -r/2 पर इसके मान हमें इस प्रकार चेंजेस मिलते हैं। सेंटर पे हमने वैल्यू ज्ञात कर ली, मैक्सिमम होगी μ0 ni/2r, यदि n फेर है तो 1 फेर है तो μi/2r। और अगर किसी x दूरी पर ज्ञात करना है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर r/2 पर कितना होगा, 0.72 × b केंद्र पे, माइनस में भी इतना ही होगा। और इनके बाद इनके अंदर जितना भी मान है ओवरऑल 72% हमें मान इनके अंदर मिल जाता है।
इसलिए इन बिंदुओं को नति परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ग्राफ का देखो ढाल भी चेंज हो गया है। ग्राफ यहाँ डाउनवर्ड जा रहा था, लेकिन यहाँ से इसकी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई वायर के कारण हमने सभी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन कोई सरल तरीका हो जो बायो सावर्ट नियम के अलावा हो, क्योंकि उसमें हमें थीटा भी देखना पड़ता है, आई का मान भी देखना पड़ेगा, डीएल भी देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उन सबको सरल बनाने के लिए अब जो रूल आता है वो गाउस के नियम की तरह है, जो कि है एम्पियर का नियम। नेक्स्ट है एम्पियर का नियम। अच्छा, एम्पियर ने क्या कहा था? एम्पियर ने कहा था कि किसी भी धारावाही लूप के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन उसके अंदर उपस्थित सभी धाराओं के योग के बराबर इंटू क्या होता है, म्यू नोट होता है, अगर वो निर्वात में रखा हुआ है तो। यानी कि कथन क्या हो जाएगा, अगर हमें रेखीय समाकलन ज्ञात करना हो B इंटू डी का। देखो इसका लाइन इंटीग्रल ही क्यों करते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक बंद लूप बनाता है और हमें उसे लूप के अनुसार जोड़ना पड़ेगा। ये विद्युत फ्लक्स की तरह नहीं है कि क्षेत्र से गुजरेगा, इसके एक एक लाइन्स हैं, लाइन को जोड़ोगे तो लाइन इंटीग्रल मिलेगा। तो लूप को जोड़ा, लाइन इंटीग्रल B डॉट DL बराबर कितना होगा, म्यू नोट समेसन I के बराबर होगा। समेसन यहाँ पे टोटल धारा को दर्शा रहा है। अगर मान लो किसी लूप के अंदर धारा कुछ इस प्रकार है, I1 ये I2 है और ये धारा I3 है, तो ध्यान रखना समेसन I बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसे तुम पॉजिटिव मानते हो तो हो जाएगा I1 प्लस I2, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस I3, क्योंकि इसका प्रभाव इन दोनों के क्या है, विपरीत है। इनके अनुप्रयोगों की बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के साथ अनुप्रयोग भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, तो अनुप्रयोग का डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ उनकी वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है। तो अनुप्रयोग में है फर्स्ट अनंत। अनंत अनंत के लिए देखो, अगर वर्ड लिखा हो लंबा तार, सीधी बात है अनंत है, लंबा तार है ना, लेकिन ये कैसा है, पतला है। इसके लिए अगर हमसे कह दिया जाए कि यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यदि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो B का मान हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। ये दूरी कितनी है, R है, सिंपल सी वैल्यू है। अगर ये पतला नहीं हो, मोटा तार हो जिसकी त्रिज्या ज़्यादा हो, तो हमें पता है कि पदार्थ के अंदर मान बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। बाहर के तौर पर अगर देखूं तो फर्स्ट है बाहर, यानी कि R ग्रेटर देन इसकी त्रिज्या होगा, तब B का मान कितना मिलेगा, म्यू नोट I अपॉन वही मिलेगा भी 2 पाई R बाहर के लिए, तो धारा इसके अंदर की टोटल धारा रहेगी। अच्छा, सतह पर देखूं, दूसरा है सतह पर। तो सतह पर अगर देखा जाए तो B का मान क्या हो जाएगा, म्यू नोट I अपॉन जो त्रिज्या है वो की R के बराबर हो जाएगा, यानी 2 पाई R। लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर के लिए ध्यान रखना, हमने एक ठोस गोले के लिए देखा था, अंदर जब भी मान ज्ञात करना हो, चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र, वो हमेशा दूरी के समानुपाती रहेगा। अंदर के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा है अंदर, तो अंदर के लिए हो जाएगा इसका मान B बराबर म्यू नोट I इंटू R अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अंदर के लिए। ये इनसाइड है, ये सरफेस पे है और ये आउटसाइड है। इसके लिए ये देखो कि B जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार हो जाएगा, सिंपल सा ग्राफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये B का मान है, लेकिन यहाँ के लिए जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, R के साथ अगर मैं देखना चाहूँ B का मान, पहले तो समानुपाती है, फिर मैक्सिमम है सतह पर, फिर मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी एम्पियर के नियम से हम किसी भी अनंत धारावाही तार के कारण म्यू नोट अपॉन 2 पाई R, और एक अगर बड़ा तार है जिसके अंदर भी हमें मान ज्ञात करना होगा, उसके लिए कितना आ जाएगा, म्यू नोट I इंटू R अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यदि R का मान मैं कैपिटल R रखूँ तो यही मिल जाएगा, और अगर बाहर जाएं, बाहर के केस में ये फॉर्मूला लग जाता है। तो एम्पियर ने ये कहा था जितनी भी धाराएं इन सबको जोड़ दो, उसका मान म्यू नोट इंटू किसके रहेगा, इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नोट सिग्मा I। ये वैल्यू हो जाएगी, इतनी वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखते हैं परिनालिका क्या होती है, जिसे हम सोलेनोइड कहते हैं। परिनालिका,
सोलेनोइड। ये बेसिकली एक बेलनाकार धातु पर खूब सारे वायर्स लपेटे जाते हैं, बहुत सारे। इन वायर से क्या होगा, इन वायर से हमें पता है कि इनके अगर धारा प्रवाहित होती है तो उन धारा के कारण ये छोटे छोटे सर्कल नहीं बन गए क्या, लूप के कारण हमें पता है एक्सिस पे क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इन सभी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जुड़ता रहेगा और इसके अंदर कुछ इस प्रकार समरूप चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यानी परिनालिका के कारण हम क्या करते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अच्छा, इसके बाहर मान कितने लेंगे, तो देखो ये बाहर, अगर ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, अगर लंबी परिनालिका है तो इस लंबी परिनालिका के बाहर बी जो आउटसाइड है उसका मान कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। इन साइड कितना होगा, एम्पीयर का नियम ज्ञात करके हम बी इन साइड उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, म्यू नोट एन आई हो जाता है। यहाँ पे एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यदि परिनालिका की लंबाई एल है तो बी का मान कितना होगा, म्यू नोट एन आई अपॉन एल। अगर किसी एक एल लंबाई के किसी एक सिरे पर देखूं मैं, तो बी जो है सिरे पर उसका मान होता है बी इनसाइड का आधा। इसकी वैल्यू की क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। ये वैल्यू हमें इतनी याद रखनी है, इसके अलावा कोई सवाल पूछा नहीं जाता है। बाहर ध्यान रखना है कितना होता है, 0 होता है। अगर माध्यम बदल दिया जाए तो बी इनसाइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन आई। और हमें पता है कि म्यू का मान कितना होता है, म्यू आर म्यू नोट एन आई। तो ये भी वैल्यू याद कर सकते हैं। अच्छा, परिनालिका ठीक है, समझ में आ गई कि समरूप विद्युत क्षेत्र, इसका उपयोग हम करेंगे किन्हीं भी पदार्थों को चुंबकित करने में, जो कि अगला चैप्टर है हमारा, है ना, इसी का पार्ट है क्योंकि हमें समरूप चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से मिल जाता है। बहुत लंबी परिनालिका लेते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है म्यू नोट एन आई, जो कि डायरेक्टली धारा पर निर्भर करता है। और ओबियसली बात है, माध्यम पे निर्वात रखेंगे तो म्यू नोट रहेगा। लूप बढ़ाते रहो, फेरों की संख्या बढ़ाते रहो, बी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अब इसी का सिमिलर फॉर्म है एक टोरॉइड। टोरॉइड में क्या होगा कि इसी परिनालिका को बंद कर दिया गया, पूरा एक सर्कल बना दिया गया है पूरा का पूरा। और अंदर से कैसे ये खोखली है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, मान ये होगा म्यू नोट एन आई। लेकिन एन का मान क्या है यहाँ पे, कैपिटल एन, प्रति एकांक लंबाई। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर। यदि इनका ये जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और एक हम इसकी औसत त्रिज्या लेकर चलते हैं, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। म्यू अगर चेंज करेंगे तो म्यू आर इंटू म्यू नोट एन आई हो जाएगा टोरॉइड में। अगर इसके सेंटर पे देखना चाहूँ तो क्या ये परिनालिका से बाहर नहीं है क्या, यहाँ 0, बाहर भी कितना होगा 0। टोरॉइड का बस इतना ही काम है, सोलेनोइड का इतना काम था, टोरॉइड का ये काम है। टोरॉइड को हमने बस घुमा के मिला दिया, सेंटर पे घूमते रहे, इसके अंदर किसी भी कण को रखेंगे तो वो क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना। ये क्या हो गया, टोरॉइड, और ये हो गया सोलेनोइड, दोनों का काम हो गया। बात सिर्फ ये रखनी थी, म्यू का मान ज्ञात करना था, बी का मान ज्ञात करना था, म्यू नोट इंटू एन आई। निर्वात के लिए माध्यम रखेंगे तो म्यू नोट का मान की जगह क्या आ जाएगा, म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू नोट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, क्या हो यदि दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के पास रखे हों। हमने धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया और उसके सभी मान भी ज्ञात कर लिए, अनंत अगर तार हो तो भी एम्पीयर के नियम सारे नियम ज्ञात कर लिए। क्या हो यदि एक तार के पास दूसरा तार रखा हो, उस पर बल लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यदि दो धारावाही तार, दो धारावाही तारों के मध्य चुंबकीय बल अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो मैंने दो तार लिए हैं, इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है। अब इसमें भी धारा है, इसमें भी धारा है, ठीक है। चलो मैं पहले इसके कारण इस पर बल ज्ञात करता हूँ। जैसे हम दो आवेशों के कारण बल ज्ञात करते हैं, सिमिलर वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे दो धारावाही तार है। मैं इसके कारण इस पर बल ज्ञात करूँगा तो मुझे पता है कि ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा कहीं ना कहीं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहूँ तो ये यहाँ इसके अंदर की ओर रहेगा, इसका मान मैंने लिख दिया कितना, V1। अच्छा, L लंबाई का तार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो फोर्स दूसरे पर किसके कारण, पहले के कारण कितना हो जाएगा, B इंटू आई इंटू एल। अच्छा, धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है कितनी, I2, L इसकी लंबाई है, ये मैंने ज्ञात कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र है किसका,
F1 का, पहले के कारण बना है ना चुंबकीय क्षेत्र, ये खुद के कारण खुद पर थोड़ी बल लगाता है, इसके कारण लगा है चुंबकीय क्षेत्र, तो F21 हो गया। लेकिन इसके कारण भी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये लो जी बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, बाहर की ओर लगेगा। F1 पर 2 के कारण कितना हो जाएगा, B किसका होगा, 2 का, दूसरे वायर के कारण। धारा उसके अंदर कितनी बह रही है, 1 बह रही है, लंबाई कितनी है, L है। मान ज्ञात कर लेते हैं जी, किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं, F21 ज्ञात कर लेता हूँ। B1 का मान कितना होगा, वायर के कारण B का मान, अगर हम इस वायर की लंबाई बहुत ज़्यादा लेते हैं, है ना, अभी हम सपोज कर रहे हैं वायर का मान हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे, तो कितना होगा, B1 हो जाएगा μ0 I1/2 पाई इंटू, इनके बीच की दूरी तो हम ले लेते हैं D, इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू D। अच्छा ये हो गया B, और धारा इंटू कितना हो जाएगा I2, और इंटू क्या हो गया L, ये मान ले लिया। लेकिन यहाँ से देखो हम इस L को हटाएंगे, क्योंकि L के लिए फिर ये μ0 I इंटू 2 पाई D नहीं रहेगा, लंबाई के लिए नहीं रहेगा, ये एकांक लंबाई के लिए हम ज्ञात करेंगे। यानी वायर को बहुत लंबा तभी ले पाएंगे जब इसका छोटा सा मान हम ज्ञात करेंगे, यानी L को डिवाइड कर देंगे तो F21/L बराबर कितना हो जाएगा, μ0 I1 I2/2 पाई इंटू D। यही तो वैल्यू है इसके ऊपर लगने वाले बल की, जिसका मात्र कितना होता है, Nm/मीटर में लेते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर बल है, ये ध्यान रखना। अच्छा F12/L भी कितना हो जाएगा, μ0 I1 I2/2 पाई इंटू D। क्या इन दोनों का परिमाण बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। चलो दिशा ज्ञात कर लेते हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए हथेली का नियम, अंदर धारा बाहर, इधर लगेगा बल, ठीक है भाई। इसमें धारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर, धारा ऊपर, इधर लगेगा जी बल। क्या ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत नहीं है क्या, बिल्कुल विपरीत है। तो F12 = -F21, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड, अगर मैं धारा की दिशा चेंज कर देता हूँ, विपरीत धारा हो गई, तो अगर यहाँ पे बाहर चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, इसके कारण। लेकिन इसके कारण देखो अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र ये भी क्या हो गया, बाहर हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र बदल गया है, बाहर लगेगा, और धारा अंदर है तो बल इधर लगेगा बाहर की ओर। अभी भी दिशा क्या रहेगी, विपरीत, न्यूटन्स थर्ड लॉ बिल्कुल लगेगा, जैसे कूलॉम नियम में लगता है, दो आवेशों के मध्य बल लगता है, सिमिलरली दो तारों के बीच में बल लगेगा। ध्यान रखने की बात यह है, समान धारा हो, समान दिशा में धारा हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। विपरीत दिशा में धारा हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन रहेगा फॉर सम एकांक लंबाई में। अगर एकांक लंबाई नहीं है, अगर L दे रखा है तो L को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन फिर भी देख लेना सवाल में, अगर मात्रक Nm/मीटर दे रखा है तो लंबाई की जरूरत नहीं है, μ0 I1 I2/2 पाई D हमें दे रखा होता है। यहाँ से अगर एक और चीज़ देखें तो हमने ज्ञात किया कि तार के कारण जो बल था वो कितना आया, μ0 I1 I2/2 पाई D इंटू L था। ठीक है, चलो मैं अगर I1 का मान 1 एम्पियर ले लूँ, I2 का मान 1 एम्पियर ले लूँ, L का मान 1 मीटर ले लूँ, D का मान 1 मीटर ले लूँ, तो F का मान कितना होगा, ये हो गया μ0/2 पाई, सारे 1 1 1 1, F का मान हो गया, μ0 का वैल्यू रख दूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ Nm/2, अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, F का मान कितना हो गया 2 न्यूटन, है ना। यहाँ से ये धारा है तो धारा का मान Nm/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये मीटर और ये मीटर, ये मीटर अपॉन ये मीटर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई, एम्पियर से एम्पियर गया, न्यूटन 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बल। यहाँ से आती है एम्पियर की परिभाषा, इंटरनेशनल परिभाषा। यदि किन्हीं दो तारों के बीच 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बल लग रहा है तो उनके अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी। यदि दो तार 1 मीटर की दूरी पर रखें और उनके मध्य इतना बल लग रहा है तो उनके अंदर धारा कितनी बहेगी, 1 एम्पियर धारा बहेगी। ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा बन जाती है, यानी 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करने के लिए हम इसकी परिभाषा इस्तेमाल करते हैं बल से।
ये एम्पियर की परिभाषा या फिर 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है, ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, जो कि हमें यहां से देखने को मिलती है जबकि इन्हीं दो वायर को पास में रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या हो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अब अगर हम एक आयताकार पास या फिर एक आयताकार लूप रख दें तो उस पर बल लगेगा या फिर क्या होगा, उसकी हम बात करते हैं। तो आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो हमने बहुत बड़ा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लिया है, हमने बहुत बड़े दो चुंबक बना दिए हैं और उन चुंबकों के कारण हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, एक लूप को रखा है, एक इस प्रकार रखा है ना, थोड़ा सा तिरछा हमने पहले से रख दिया है ताकि हम उसके जनरल केसेस को स्टडी कर सकें। इसकी ये जो लंबाई है वो L ले लेता हूँ मैं, ये भी लंबाई L है, ये भी L है और ये B है और ये B है, ठीक है। B चौड़ाई है, L इसकी क्या है, लंबाई है, ये मैंने वैल्यू ज्ञात कर ली है। और यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये कोण कुछ थीटा है ना, और ये जो लूप खुद रखा हुआ है वो किसी थीटा कोण पर है। इसके अंदर अगर मैं धारा की बात करूँ तो ये धारा कुछ इस तरीके से इसमें प्रवाहित हो रही होगी, यहाँ से धारा आ जाएगी जो कि बाहर चली जाएगी। धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखो ये जो रखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, जो इसका थीटा हम लेते हैं वो इसके एरिया से लेते हैं, ये है इसका थीटा, ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। इसे इस प्रकार रखा हुआ है ना, इसे इस प्रकार रखा हुआ ताकि हमें, अब चूंकि इसके अंदर थीटा हम दर्शा नहीं सकते, इसे ऐसे रखा गया है। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके साथ अगर कुछ इस प्रकार थीटा बना हो तो ये हम देखो इसे ऐसे रखा था पहले लूप, ये है, इससे मैंने थोड़ा सा यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा तिरछा रखा है, तो ये जो कोण है वो यहाँ ऐसे बनेगा, है ना, ये जो कोण है वो वहाँ पे हमने यहाँ पे दर्शाया है। इसकी वैल्यू बात करते हैं। तो 4 तार है, 4 तारों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ये मैं बोल देता हूँ A B C और D। अच्छा, A D पर मैं बल याद करना चाहूँ, फोर्स ऑन A इंटू A और D में धारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा नीचे है, बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। और ये तार इस पे क्या है, लंबा है, लंबवत है, तो B I L और साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया B I L। तल के बाहर को मैं क्या दर्शा देता हूँ, डॉट दर्शा देता हूँ। अच्छा, F A से लेकर B तक, A से B तक कितना हो जाएगा B I L और साइन थीटा, ये जिस कोण पर रखा हुआ है इसका मान। अच्छा, लेकिन इसका मान कहाँ होगा, इसका मान अगर मैं देखूँ तो इस वायर के अंदर धारा इस प्रकार जा रही है, धारा इधर है, तो इसका मान, जैसे हमने अभी रूप रखा तो ये यहाँ होगा, ये इधर है, तो इसका मान नीचे की ओर होगा, ये है नीचे। अच्छा चलो, B और C में मान याद कर लेते हैं, F ऑन B और C पे धारा इधर है, चुंबक इधर है अंदर की ओर, और मान कितना हो जाएगा B इंटू I इंटू L। ये तो देखो लंबवत ही रहेगा, ये जो वायर है वो लंबवत ही है ना, यहाँ पर ये तिरछा नहीं, ये लंबवत है, क्योंकि इसको तो कैसे रख दो, ये तो सीधा स्ट्रेट है। अगर इसको ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा, ये जो मान है वो सारे क्या रहेंगे, लंबवत रहेंगे। कौन तो इसका बनेगा, ये हो जाएगा तल के अंदर। अच्छा, F अब बच गया C से लेकर D तक, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा B I L, L नहीं, इसकी लंबाई B है, तो ये हो जाएगा B I B साइन थीटा, B I B साइन थीटा। ये कहाँ होगा, ये लंबाई इधर है तो तार इधर होगा और चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा। इस प्रकार की स्थिति होगी, बल कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ये बल है ऊपर की ओर। 4 तार है, चारों पर 4 बल है, टोटल बल याद करता हूँ F नेट। देखो ज़रा, ये बल नीचे, ये बल ऊपर, क्या दोनों बराबर है, कैंसिल आउट। ये बल बाहर, ये बल अंदर, टोटल बल कितना है, 0। किसी भी आयताकार लूप के अंदर अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप रख देते तो उस पर लगने वाला टोटल बल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या ये इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल 0 है। लेकिन एक ध्यान से देखो, यहाँ पर A से लेकर D तक ये जो बल है वो बाहर की ओर है और ये बल अंदर की ओर है,
क्या ये दोनों क्रिया रेखाएं अलग अलग नहीं है क्या? इसका अर्थ क्या है, ये घूमेगा। वैसे अगर मैंने रखा है तो ये तो बल है ऊपर की ओर और ये बल है नीचे की ओर, तो यानी कि ये घूमेगी। घूमेगी इसका मतलब इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लग जाएगा, अर्थात कुंडली घूमने लगेगी। बल आघूर्ण की वैल्यू हम जानते हैं कि टॉर्क होता है टाउ बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं एफ टाउ इज कुछ होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है, आर क्रॉस एफ यानी आर साइन थीटा, यानी आर लंबवत जो दूरी है, या फिर मुझे अगर बल मान के तो एफ इंटू आर क्या लेना होगा, लंबवत दूरी। बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ये है। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी तो ये मान है। अगर ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा, ये 90 है ना, ये 90 होगा, ये 90 होगा। यहाँ से अगर मैं कोण देखना चाहूँ तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, ये है x जिसे मैं बोलता हूँ, बटा कर्ण कितना है b है, तो x का मान क्या b साइन थीटा नहीं हो गया क्या, जो कि r लंबवत है, x ही क्या है यहाँ पर r लंबवत है। तो यहाँ पर अगर मैं मान रखूँ तो टाउ बराबर कितना हो गया, f इंटू बी साइन थीटा। चलो वैल्यू रख देते हैं f की। इस पर ये जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था, ये कितना है, ये तो बी आई एल है, तो टाउ इज इक्वल टू बी आई एल इंटू बी साइन थीटा। ये एल और बी इसका क्या है, एरिया है, आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो टाउ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू ए इंटू कितना हो गया साइन थीटा। आई इंटू ए किसी भी कुंडली का धारा इंटू एरिया उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इज इक्वल टू एम टाउ इज इक्वल हो जाएगा एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी हमें वैल्यू मिल जाएगी। इतनी वैल्यू तो लगेगी इसके बल आघूर्ण की, कितना हो जाएगा एम क्रॉस बी। एम यहाँ पे क्या है, या फिर हम इसे अगर इसमें अगर हम एन फेरे लगा दें तो इसी वैल्यू में टाउ बराबर कितना हो जाएगा बी एन आई ए कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये है इसका बल आघूर्ण। इतना बल आघूर्ण लगेगा इस कुंडली को घुमाने में। अच्छा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कुंडली रखी हो और उसके अंदर धारा प्रवाहित हो तो वो घूमेगी, इस बात का ध्यान रखना। और बल आघूर्ण आएगा, बल आघूर्ण का मान इतना रहेगा। इसका अनुप्रयोग कहाँ है, इसका उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर बनाने में, जिसे हम कहते हैं धारामापी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं धारामापी। नेक्स्ट क्या है, धारामापी। धारामापी किस सिद्धांत पर काम करती है, धारामापी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पास के बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। अच्छा, हम जानते हैं ये क्या होती है, धारामापी का काम है धारा को मापना। ये दो प्रकार की होती है, पहली है चल कुंडली धारामापी, और दूसरी होती है चल चुंबक धारामापी। नाम से पता चल रहा है चल कुंडली यानी कुंडली घूमेगी, इसके अंदर चुंबक घूमेगी, चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा तब भी उसके अंदर परिवर्तन आता है। हम पढ़ेंगे चल कुंडली, चल कुंडली धारामापी। इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक होती है किलकित कुंडली और दूसरी है निलंबित कुंडली। किलकित मतलब पाइवेटेड, घुमाया जाए इसको, और निलंबित में लटका रखा है उसको किसी वायर से, है ना, सस्पेंडेड। निलंबित कुंडली हमारे सिलेबस में है, इसको जानते हैं। अब देखिए निलंबित कुंडली में होगा क्या कि एक वायर के साथ एक कुंडली को इस प्रकार रखा जाता है, इसके अंदर एक बेलनाकार लोहे की क्रोड रहती है और यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार बड़े चुंबक को ले जाता है। अब ये आयताकार रूप में हम इनको रखते हैं, अवतलाकार रूप में, है ना। क्यों लेते हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, त्रिज्यतः।
त्रिज्यता रहने का क्या अर्थ होगा कि इसका जो एरिया है, इस कुंडली का एरिया है, वो सदैव इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा। यानी कुंडली के साथ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार रहेगा, सदैव लंबवत रहेगा, ताकि हमें मैक्सिमम बल आघूर्ण मिले। टाउ क्या होता है, एम क्रॉस बी, और एम बी साइन थीटा, साइन थीटा का मान 1 रहे, थीटा लंबवत हो जाए, इसलिए त्रिज्यता है चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें त्रिज्यता इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इसे अगर घुमाने के लिए हम बात करें, अब क्या होगा, इस सिद्धांत पे क्या होगा, जो भी धारा इसके अंदर आएगी, धारा प्रवाहित होने से, मान लो किसी भी दिशा में ये धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने से ये कुंडली घूमेगी और इसके ऊपर एक वायर लगा रहता है, तार भी घूमेगा। तार का घूर्णन और कुंडली में घूर्णन फर्क है। तार का घूर्णन इस प्रकार होगा कि वो मरोड़ खाएगा, तार में मरोड़ उत्पन्न होगी। अगर मैं कहूं कि अगर इस कुंडली को घुमाया जाए तो तार में ऐंठन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, बल आघूर्ण जो होगा वो होगा C इंटू थीटा, C इंटू थीटा, इसके अंदर मरोड़ उत्पन्न हो जाएगी। और अगर मैं थीटा ना लेते हुए इसे अगर फाई कह दूं तो ये C फाई बराबर हो जाएगा, यानी इतना घूमेगा। अच्छा, कुंडली में बल आघूर्ण कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा M इंटू बी के बराबर साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, एम बी का मान टाउ बराबर कितना हो जाएगा, एम हमें पता है कि एन आई इंटू ए और इंटू कितना हो जाएगा बी। एन इसमें लूप के फेरों की संख्या है, एन का मान अगर 1 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अच्छा, ये कब तक घूमेगी, जब तक ये तार इसे घूमने देगा। जैसे तार घूम के रुक जाएगा, यानी कि इसके अंदर अब घूर्णन बंद हो गया, घूर्णन का मान, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब इसके अंदर क्या मान रहेगा, तो सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो आई बराबर क्या हो गया, सी अपॉन एन ए इंटू बी इंटू क्या हो गया फाई। सी क्या होता है, इसका ऐंठन नियतांक है, कांस्टेंट है, तार का ऐंठन नियतांक होता है सी। फाई क्या है, विक्षेप कहलाता है, फाई विक्षेप है। इसके साथ एक सुई लगी रहती है जो कि इसके तार को घुमाती है, तो यहाँ से हमें मरोड़ देखने मिलती है, जो कि उसकी सुई को, विक्षेप को दर्शाती है, कि रीडिंग समय बताती है कि धारा कितनी प्रवाहित हुई है, कितनी नहीं है, उसके मानों को बताती रहेगी। अगर धारा का मान बढ़ाऊंगा तो इसका मान और बढ़ेगा, तो ये और ज़्यादा वैल्यू चेंज होगी, तो सी थीटा और ज़्यादा मरोड़ उत्पन्न होगा, तब रुकेगी। फिर अगर और ज़्यादा धारा होगी तो ये और ज़्यादा घूमेगा, तो इसका मान और ज़्यादा मरोड़ होगी, यानी सुई उतनी ज़्यादा घूमेगी, यानी हमें विक्षेप देती रहेगी। यहाँ से देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी हमने नियत कर दिया है, यानी कि आई बराबर क्या है, के फाई है। और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि आई समानुपाती फाई के है, यानी विक्षेप से हमें धारा का मान पता चल जाता है। आई यहाँ पे किसके समानुपाती है, इस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती है, यानी कि ये जितना ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा उसमें उतनी ही धारा वही है, यानी कि ये धारा का मापन कर देती है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, ये सूक्ष्म धारा का मापन करती है, सूक्ष्म धारा का मापन करती है, बहुत ज़्यादा धारा का मापन नहीं कर पाती है। धारा सुग्राहिता की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत ही सूक्ष्म धारा का मापन करती है। अब यदि हम बात करें कि धारा मापी में धारा सुग्राहिता क्या होती है, धारा सुग्राहिता, और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वोल्टता सुग्राहिता की। देखो, धारा सुग्राहिता का अर्थ होता है सेंसिटिविटी ऑफ करंट, जो कि होती है कि कितने विक्षेप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एकांक धारा में जितना विक्षेप हमें मिल रहा है वो उस धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। इसे हम डिवीजन अपॉन एम्पियर से मापते हैं। गैल्वेनोमीटर के ऊपर कुछ सुई लगी रहती है और डिविजन्स यहाँ पे 0 है ना, 5, 10, 15, ऐसे 30, 0, 10, 5, 10, 15 इस प्रकार दिया गया है। और ये 0 विक्षेप यहाँ से यहाँ तक घूमती रहती है, और ये दिशा परिवर्तन होने से, क्योंकि कुंडली इस तरफ घूम रही होगी तो हमें अलग दिशा मिलेगा, धारा बदलेगी तो कुंडली की बल आघूर्ण भी बदलेगा, क्योंकि टोटल बल आघूर्ण बल बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। यानी कि आई का मान, अब फाई का अगर मान रख दूं मैं तो एस आई इज हमने जाना था कि आई इज कितना था, सी अपॉन एन ए बी इंटू क्या था, फाई था। यहाँ अगर मैं फाई का मान रखना चाहूँ तो इसका मान कितना आ जाएगा, फाई इज हो जाएगा आई एन ए बी अपॉन कितना हो जाएगा सी, और ये क्या थी धारा आई, और यहाँ से एस आई का मान कितना हो गया, एन ए बी अपॉन सी। एन का मान बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ेगी, धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, धारा सुग्राहिता बढ़ेगी,
तार का ऐंठन कम होना चाहिए तो धारा सुग्राह्यता बढ़ेगी। अच्छा, वोल्टता सुग्राह्यता क्या होगी? वोल्टेज फाई अपॉन वी, हमें पता है वी इक्वल क्या होता है? आई इंटू आर। तो फाई का मान कितना हो जाएगा? आई इंटू एन ए बी अपॉन कितना हो जाएगा? आई इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा? सी, यानी एस वी बराबर हो जाएगा एन ए बी अपॉन आर सी। तार का प्रतिरोध बढ़ेगा तो एस वी घटेगी, ऐंठन नियतांक बढ़ेगा तो वोल्टता धारिता भी जो सुग्राह्यता वो घटेगी, और बाकी इन तीनों मानों के लिए वोल्टता सुग्राह्यता भी बढ़ेगी। यानी 1 वोल्ट में कितना विक्षेप मिल रहा है वो वोल्टता सुग्राह्यता कहलाएगी। और ये जो मान है वो इन बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि अब ये देखो एन ए बी ये बहुत छोटे मान है, ये धारा का सूक्ष्म मान है, माइक्रो एम्पियर तक की बातें यहाँ पे करता है। ये बहुत ही छोटे छोटे मापों को मापता है, तो जो धारा मापी है उसकी जो रेंज है वो माइक्रो एमीटर तक होती है, एम्पियर तक होती है, बहुत छोटा मान है। इसके मान को बढ़ाया कैसे जाए? हमें पता है कि धारा को मापन करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और वोल्टेज का मापन के लिए वोल्ट मीटर। तो क्या धारा मापी से ही एमीटर और वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, धारा मापी से ही एमीटर और वोल्ट मीटर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं वो अभी देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं धारा मापी से एमीटर में परिवर्तन। एमीटर के लिए देखिए हमारे पास एक है धारा मापी जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और इसका प्रतिरोध भी हम जी लेते हैं, ठीक है। धारा मापी से एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? समांतर में प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि समांतर में हमने क्या कर दिया? एक प्रतिरोध जोड़ दिया। तो अगर धारा आई प्रवाहित हो रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ से धारा आई जी चली जाएगी और इसमें से धारा कितनी होगी? आई माइनस आई जी प्रवाहित होगी। इसका प्रतिरोध मैंने ले लिया है शंट प्रतिरोध। अब इसमें से वोल्टता और इसकी वोल्टता दोनों क्या रहेगी? बराबर रहेगी, क्योंकि समांतर है। यानी कि वोल्टता नियम से आई जी इंटू जी इज क्या होगा? आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। और यहाँ से शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा? आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। या फिर मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि आई माइनस आई जी इज इक्वस टू कितना हो गया? आई जी इंटू जी अपॉन एस। इस एस को मैंने आगे भेज दिया और यहाँ से आई बराबर कितना हो गया? आई जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन एस। अगर मुझे जी का मान पता है, एस का मान पता है और आई जी अगर पता है तो मैं टोटल धारा का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इसका? तुल्य प्रतिरोध, दो प्रतिरोध है, 1/RH क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में जुड़े दोनों 1/G प्लस 1/S। तो यहाँ से अगर मैं मान देखूँ तो ये हो जाएगा GS G प्लस S, और तुल्य R प्रतिरोध जो है एमीटर का वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S। अब देखो जो एमीटर होता है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी तभी तो यह धारा का मापन कर पाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर इसका प्रतिरोध है तो ये खुद धारा कंज्यूम कर लेगा, तो धारा कम माप पाएगा। यानी कि यहाँ से अगर G ग्रेटर देन S कर दूं मैं, तो ये नगण्य हो जाएगा और G बचेगा, G से G गया, यानी RA का मान लगभग किसके बराबर हो जाएगा? शंट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यानी कि शंट प्रतिरोध का मान जितना कम होगा उतना ही एमीटर अच्छा होगा। यानी S का मान बहुत ही कम रखना चाहिए। S का जितना कम मान रखेंगे, जितना कम मान रहेगा उतनी इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी और यह अच्छे से उस धारा का मापन कर पाएगा। हमें यहाँ से IG का मापन मिल जाता है। अगर हमें IG पता हो तो हम यहाँ से धारा मापन कर लेते हैं। यही तो एमीटर का क्या है? प्रिंसिपल है। पूर्ण विक्षेप की कंडीशन है ये। यहाँ से मैं इसका मापन कर सकता हूँ। तो ये बन गया इसका एमीटर। आगे अगर देखें कि वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करें? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी में प्रतिरोध लगाते हैं। चलो, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और उसके प्रतिरोध समान श्रेणी में हमने एक
प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी। तो हमें पता है कि टोटल वोल्टेज जो है वो V1 और V2 दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। टोटल प्रतिरोध कितना होगा, देखो यहाँ से I इंटू जी प्लस कितना हो जाएगा, I इंटू आर एच, जो कि हम यहाँ से अगर हम बात करें इसके अंदर धारा IG प्रवाहित होगी तो ये भी IG होगी और ये भी IG धारा प्रवाहित होगी, तो IG हो जाएगी। लेकिन इसका मापन करने के लिए हमें पता है कि हम जो मान वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाएंगे तभी इसके अंदर की जो धारा प्रवाहित होगी वो कम से कम होनी चाहिए, तभी तो वो उसके क्या करेगा, वोल्टेज को माप पाएगा। और अगर ये जो विभव है हमें यहाँ से कितना मान मिल जाएगा कि V बराबर IG इंटू कितना हो गया G प्लस RH, इतना मान मिल जाएगा, इतना ये वोल्टेज माप लेगा। तो यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, RV, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं G प्लस RH। RH का मान जितना ज़्यादा होगा RV का मान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा रहेगा। और RV का मान जितना ज़्यादा होगा देखो उतना ही कम इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, यानी कि यह अच्छा वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर मैं देखूं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम धारा मापी से वोल्ट मीटर बना लेते हैं, एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, जिसका प्रतिरोध का मान कितना होगा, RH, और इसका मान देखो लगभग किसके बराबर होगा, RH के बराबर ही होता है। और वोल्टेज हम यहाँ से माप सकते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो G प्लस RH बराबर किसके होगा, V अपॉन IG के, और RH बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन IG इंटू माइनस क्या हो जाएगा, G। तो इसका मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम धारा मापी से एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों बना सकते हैं। इसी के साथ यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि एक कंप्लीट चैप्टर था, धारा का चुंबकीय प्रभाव। सेकंड पार्ट में हम चुंबकत्व एवं द्रव्य की बात करेंगे, उसके साथ जो 3rd यूनिट है वो पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।